जय हिंद। स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल क्वेश्चन है 10वीं का, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आज उसका तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग 51 से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आज जो है 2021 का अंतिम दिन है और इसको हम लोग आज अलविदा कहेंगे और आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो नया साल आ रहा है, ये आप लोगों को सारी इच्छाओं को पूरा करे, यही हमारी शुभकामनाएं रहेगी। और चलिए हम देर न करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़कर उसको सॉल्व करते हैं और हमारा आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 51 है आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रहा आपका ये। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री अब +1 है। तो आपको बता दें कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो एरिया है, कह रहा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यह एक फार्मूला ही है जिसका वैल्यू होता है 1। कब? जब थीटा सेम रहे दोनों जगह तब। तो चूंकि 60 डिग्री यहाँ भी है, 60 डिग्री यहाँ भी है, तो इसके लिए हम लोग 1 लिख देंगे और प्लस में 1 दिया हुआ है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो आपका आंसर बिल्कुल बी सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल कह रहा है हमसे, अगला सवाल कह रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो देखिए, फार्मूला जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो ये एकदम फार्मूला ही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? टेन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 2 tan। अब देखिए यहाँ पर जो होगा ये 30 डिग्री है, यहाँ का होगा जी 30 डिग्री होगा। और चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू भर सकते हैं। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप इसको वैल्यू भर करके फटाक फटाक बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 हो जाएगा और बट्टा 1। और देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है जी? इसका मान होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बट्टा सेक 30 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? तो cos 30 का उल्टा यानी कि 2/√3 होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए इसको। अब स्क्वायर करेंगे, अब देखिए ये 2 है, अब बटा√3 होगा और ये बट्टा का बट्टा अगर है तो पलट जाता है, नीचे वाला पलटेगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा जी? तो नीचे वाला पलटेगा। तो यहाँ पर जो ये 2 है, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा। तो जो नीचे था ऊ का हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा। अब बट्टा में ही क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ से आपको देखने से लग रहा है कि ये कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये रूट में है और ये बिना रूट में है। तो जब रूट वाला से बिना रूट वाला 3 कटेगा तो ऊपर एगो √3 बच जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पर देखिए √3/2। अब यहाँ पर आपको खोजना होगा कि √3/2 किसका वैल्यू होता है? क्या साइन 30 का वैल्यू होता है? नहीं होता, ऑप्शन कट गया। साइन tan 60 का वैल्यू होता है? नहीं होता, ये भी कट गया। क्या साइन 60 का वैल्यू होता है? तो हाँ होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो आंसर आपका हो गया। अगला हम लोग चलते हैं और आगे जो प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि यदि एक
6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया अगर पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो उन्नयन कोण बताइए। चलिए इसको हम तुरंत बनाते हैं। अब फिगर ये से अगर ले लेते हैं, आपको पता है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर 6 मीटर ये खंभा है, खंभा 6 मीटर है, पृथ्वी पर उसका छाया, तो छाया नीचे ही ना बनेगा जी, तो 2√3 बन रहा है। तो कह रहा है कि उन्नयन कोण बताइए। तो उन्नयन कोण यानी यहाँ से दिख रहा है, छाया बन रहा है, तो ये कौन थीटा कितना होगा, तब इसको हम लोग बटा कर देंगे, यानी कि tan हम लेंगे, tan थीटा बराबर तो 6/2√3 हो जाएगा। ये काटेंगे तो क्या होगा 3, और ये √3 से काटते हैं 3 तो ऊपर रूट आ जाता है। अब बताइए tan थीटा में जो रूट होता है 3 वो किसका वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि थीटा 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब ऑप्शन खोज लीजिए, तो ऑप्शन हमको डी मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और देखिए फिर से आप समझिए इसको। ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया जी, ये हम बनाते हैं कि ये खंभा है 6 मीटर का, ये छाया जो बनेगा भूमि पर ही बनेगा, तो ये 2√3 है, ठीक है। और यहाँ पर उन्नयन कोण मान लीजिए कि ये बन गया। देखिए सवाल बनाना अलग बात है और समझाना अलग बात है, इसलिए थोड़ा समय लगे लेकिन सवाल को सीख जाए, यही हमारा कोशिश रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए फिर से आपको बता रहे हैं, सवाल का आंसर हमको पता हो गया है डी, लेकिन हम फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये खंभा है और ये भूमि पर इस खंभे का छाया बन रहा है जिसकी लंबाई 2√3 है। तो कह रहा है कि बताइए उन्नयन कोण कितना होगा। तो आप बताइए कि ये जो यहाँ से अगर कोण बन रहा है तो इसके सामने वाले को लंब कहते हैं, और लंब बटा आधार का मतलब हो गया कि tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 6/2√3 करिएगा, ये 3 से काट 2 से काटिएगा, 2 3 6, और √3 है, √3 से 3 काटेंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा। अब tan में देखिए कि √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का, ठीक है। तो यानी कि थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया जी, 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, और अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न आपसे कि किसी मीनार की ऊंचाई जो है 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि यह मीनार है, सीधा है, और यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर जब ये छाया बन रही है ज़मीन पर, ये ज़मीन पर छाया बन रही है, ठीक है, कब, जब 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो रहा है तब। और ये ऊंचाई मीनार की कितना है, 15 है। तो ये हमको ये निकालना है कि आखिर छाया की लंबाई क्या है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं ना जी, लंब बटा आधार। अब इसका वैल्यू √3 होता है, ये हो गया 15/x। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये हो जाएगा x बराबर 15, जहाँ है वहीं रहेगा, और √3 नीचे आ जाएगा। अब बताइए हम इसको काटेंगे तो आपको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसका हर परमेकरण कर सकते हैं आप। तो क्या करिएगा, √3/√3 कर दीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा 15√3 अब बटा 3, 3 से काट दीजिएगा एकरा के, तो ऊपर आ जाएगा 5, यानी कि आंसर जो होगा 5√3 होगा। अब 5√3 खोज लीजिए कौना में है, तो 5√3 ऑप्शन सी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निर्देशांक अक्ष। अब देखिए निर्देशांक अक्ष क्या होता है, तो एगो x होता है और एगो y होता है। तो अगर निर्देशांक अंक एगो x हो गया और एगो y, और दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब होता है कटान बिंदु, यानी दोनों एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं, तो दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहते हैं जी, तो उसी को तो मूल बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु जो है -6 -8 किस पाद में होगा। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा और आप यहाँ पर सीख लीजिए, आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। नीचे एक्स डैश वाई डैश होता है और ऊपर वाई, और ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है। जहाँ दोनों रेखाएं काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है जी? तो 0 0 होता है। ठीक है। अब इधर देखिए, दोनों प्लस में होते हैं, एक्स और वाई। इधर जो होते हैं पहले एक्स प्लस माइनस में रहते हैं, उसके बाद वाई प्लस में रहते हैं। इसमें देखेंगे तो ये माइनस में और ये भी माइनस में रहते हैं, और इसमें देखेंगे तो ये प्लस में रहेंगे, उसके बाद माइनस में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है। इसका मतलब आपको साफ साफ नज़र आ गया कि ये जो बिंदु है ये तृतीय चतुर्थांश में है या तृतीय पाद में कहिए। यानी फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है, ये देखिए फर्स्ट जो है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। मतलब ऐसे चलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल हमारा कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। देखिए एक सूत्र होता है, मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालना हो, कहाँ से? तो मूल बिंदु से अगर जब भी दूरी निकालना हो तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होता है। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक का रूट अंडर कर दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 का रूट करते हैं तो आंसर भी का मिलता है, 1 मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दूरी सूत्र फार्मूला है, लेकिन कब? जब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना हो तब। चलिए हमारा आंसर जो है 1 है। कितने नंबर पर था? तो बी पर था। अगले हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि R11 और S-15 के बीच की दूरी। तो फिर देखिए यहाँ पर दो बिंदु आ गए, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं? दूरी सूत्र का ही फार्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RS बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब लिख लीजिए क्या होगा जी? तो -1 के होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 5 -1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ प्लस 5 में से गया तो 4 बचा। 4 का स्क्वायर 4 का 16 हो जाएगा। ये रूट अंडर, यानी 16 4 20, यानी रूट अंडर 20। और रूट 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 चौके 20, यानी 5 गुने 4, जिसमें 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, अब 5 का नहीं निकलेगा तो 5 को अंदर ही रहने दीजिए, यानी आ गया 2√5। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, 2√5। ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। ये ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि नहीं गुजरेगा। तो नहीं गुजरेगा जब भी कहे कि नहीं गुजरेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरने का मतलब है कि y बराबर दिया है, मतलब x क्या है जी? तो 0 है, और y का मान क्या दिया है जी? तो 8 दिया है। ठीक है। अब चूंकि रेखा y बराबर 8 का आलेख कह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जिसमें y का वैल्यू 8 होना चाहिए। तो y का वैल्यू देखो 8 इसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नहीं कटेगा। कह रहा है कि नहीं गुजरना चाहिए, तो 8 का आलेख इसमें देखिए, ये नहीं, सॉरी गलती, देखिए बढ़िया से देखिए, कह रहा है कि नहीं गुजरेगा। इस पर ध्यान देना है। मतलब का ये 8 नहीं होना चाहिए y पर, तो इसमें भी है तो यह गुजर जाएगा, इसमें भी है यह भी गुजर जाएगा, इसमें है यही गुजर जाएगा।
तो इसमें नहीं गुजरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा आंसर सही होगा। आंसर कौन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी इससे हम बिंदु जो होगा ये नहीं गुजर पाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? तो जिसका प्रथम चतुर्थांश में आपको बताए हैं कि दोनों प्लस में रहता है, मतलब क्या हुआ कि x का जो निर्देशांक है, x का निर्देशांक है उसका भी चिन्ह प्लस में रहेगा और y का भी प्लस में रहेगा। खोज लीजिए, ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 5 और 6 की y अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए आप बढ़िया से एकदम समझिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न रहे, ये देखिए ये x होता है और ये x डैश होता है, y होता है, ये y डैश होता है और ये y होता है। तो यहाँ से देखिए लंबवत दूरी कहने का मतलब क्या हुआ? तो या तो आगे बढ़िएगा या तो यहाँ से पीछे बढ़िएगा, तभी जाकर ये लंबवत दूरी हुआ। तब बताइए आगे बढ़ेंगे चाहे पीछे बढ़ेंगे तो किसका वैल्यू आएगा? तो आपको पता है कि x का वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब अब इसमें x का वैल्यू खोज लीजिए कितना है। तो x का वैल्यू जो है पहले x होता है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 है। 5 खोज लीजिए, ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि m-2 10 और n-8 14 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। देखिए मध्य बिंदु का जब भी नियामक कहेगा, किसका? तो मध्य बिंदु का जब नियामक का बात कहेगा तो आप क्या कर दीजिएगा? तो x2 जोड़ x1 बट्टा 2 इंटू y1 जोड़ y2 बट्टा 2, बस यही पे बना लीजिएगा। यानी आप क्या कर सकते हैं जी? तो -8 और प्लस -2 बट्टा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसके बाद 14 जोड़ 10 बट्टा 2। यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? देखिए ये माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस, यानी कि माइनस आ जाएगा 10 और बट्टा 2 यानी कि -5, और एक देखिए यहाँ पर आएगा कि ये 14 और 10 24 बट्टा 2, 24 बट्टा 2 का मतलब हो गया 12। अब खोज लीजिए -5 और 12 किस में है? तो -5 और 12, तो -5 और 12 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक दिए हुए हैं, वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक दिए, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो आपको पता है कि कोई भी ये वृत्त है मान लीजिए, तो इसके बिंदु अगर इसको ऐसे काट दिया जाए, आई बिंदु ओ है, तो ये जो हो गया ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो दोनों त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। बराबर का मतलब हुआ मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है कि इसके पहिलका से इसके पहिलका को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। बताइए 6 में -6 जोड़ेंगे तो ये बेचारा 0 हो जाएगा। अब बट्टा 2 कर दीजिए। अब भाई देखिए इसके से इसके दूसरा जोड़ दीजिए, -8 में 8 जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 0 इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु कहता है कि x2 प्लस x1 बट्टा 2 और y2 प्लस y1 बट्टा 2। तो इसको आप निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला कह रहा है कि बिंदु 3 4 और P1 के मूल बिंदु से समदूरस्थ, तो P का मान बताइए। देखिए मूल बिंदु से समदूरस्थ है, इसका मतलब मूल बिंदु वाला फॉर्मूला क्या है जी? तो फॉर्मूला है कि x² प्लस
वाई स्क्वायर, मूल दूरी वाला। ठीक है, अब बराबर फिर इधर भी वही लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। कह रहा है कि बिंदु ए जो है मूल बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर से पहले तो ए रूट से रूट पहले गायब हो गया। देखिए यहाँ पर बढ़िया से ये रूट से रूट का हो गया, कट गया। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो रूट गायब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, गायब हो गया, ये क्या है गायब हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी लिखे थे तो रूट गायब हो गया तो क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर बचा और प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर बचा और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आप मत सोचिए कि एक्स स्क्वायर कट गया, ये ए बिंदु के लिए है, ये ए बिंदु के लिए है और ये बी बिंदु के लिए है। ठीक है, मूल बिंदु से निकाला गया हम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 है ये, बराबर इधर p का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर करिएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया जी, तो 25 हो गया, बराबर p स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, और ये 1 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 अगर माइनस करिएगा तो आएगा 24, 24 बराबर इधर आ गया का p स्क्वायर। अब इधर से अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट होगा, यानी रूट अंडर 24। 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं यानी 6 चौका 24, यानी 6 गुने 4। देखो 6 गुने 4 तो 4 का तो वर्गमूल 2 निकल जाएगा, लेकिन 6 का नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑप्शन में खोजिए तो ये प्लस माइनस 2√6, 2√6, तो ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है बिंदु इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको बता दें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज कहता है कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमेशा याद रखिएगा 1/2, और देखिए x1 और इनटू हमेशा याद रखिए 23, तो यानी कि y2 माइनस y3। ठीक है, अब देखिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उसके बाद फिर प्लस होगा और फिर x2 लिखिएगा। अब 2 हो गया तो इसके बाद क्या आएगा, तो 3 आएगा, और 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर x3 हो जाएगा, और 3 के बाद फिर क्या आता है, 1 आता है, और फिर 2 आता है। इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखिए 1/2 हुआ, अब सबको बैठा दीजिए। अब x1 यानी कि 0 हुआ, अब 0 में कौनों चीज़ से गुना होगा तो इसका कहानी ख़त्म कर दीजिए, प्लस। अब देखिए x2, तो x2 क्या है, तो 6 है, और इसमें क्या है जी, तो y3, तो y3 यहाँ पर देख लीजिए तो -4 है, और माइनस y1 का है जी, तो 8 है, प्लस x3 कितना है जी, तो -16 है। ठीक है, और इनटू यहाँ पर क्या है, तो y1 क्या है, तो y1 है 8, माइनस y2 कितना है, तो y2 है 12। अब यहाँ पर देखिए 1/2, ठीक है, अंदर अब देखिए एक बार क्या हुआ, ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 × 4 12, 12 -12 हुआ, 12 × 6 72, यानी कि -72 हो गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे अगर तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और ये घटेगा, तो 12 में से 8 गया तो 4 हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 हो गया, यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, माइनस में 4 होगा। माइनस में माइनस से स्क्वायर करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा जी, तो 64 हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/2 और ये प्लस माइनस, तो 64 है, यानी कि इधर का हो गया 6, 6 × 2 = 8, यानी 8 जो हुआ माइनस में हो गया, गुना में है तो -8,
और काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा। लेकिन आपको पता है ये जो भी ये जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो हम 4 न लिख करके क्या लिखेंगे जी, +4, -4 न लिख करके क्या लिखेंगे, +4 वर्ग इकाई। देखिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4 - 3 9 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का केवल y निर्देशांक पूछ रहा है आपसे। तो देखिए विभाजन सूत्र में क्या होता है कि y का अगर केवल निकालना हो तो y बराबर हम लोग लिखते हैं कि y2 m1, चाहे m1 y2 लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर y1 और m2, ठीक है, अब बट्टा m1 जोड़ m2, इस तरह से। अब यहाँ पर खोजिए y2 जो दिया हुआ है वो क्या है, 7 है। तो अब 7 गुने 3 लिखे तो ये 3 है, और इसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है जी, तो y1 है -3, तो -3, और गुने m2 है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर बट्टा में करिए, और बट्टा में 3 प्लस का रख दीजिए, 2 रख दीजिए। ऑप्शन खोज लीजिए किस में है, तो 2 गुने -3 और 3 गुने 7, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा जी, सही है। देख लीजिए ऑप्शन बी हमारा सही है, मिला लीजिए बढ़िया से। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वही x का पूछता तो हम क्या कर सकते थे जी, तो x बराबर लिखते वही कि x2 m1 जोड़ x1 m2 बट्टा m1 जोड़ m2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है विभाजन सूत्र। और ये हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि AC A जोड़ C बराबर 120 डिग्री। अच्छा बताइए एक त्रिभुज में कै गो कोण, 3 गो कोण, तो 2 गो कोण मिला करके 120 हो गया, तो तीसरा कोण का हो जाएगा जी, तो 120 में से 180 में से 120 घटा दीजिए, आंसर हो गया, यानी कै डिग्री, तो 60 डिग्री। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में ये कंडीशन दे डाला है। मान लीजिए कि एगो त्रिभुज ये इस तरह से है और एक त्रिभुज क्या है, इस तरह से दिया हुआ। ये मान लेते हैं कि A है, कलर चेंज कर लिया जाए। ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, और इसको कह रहा है कि D है, ये E है और F है। कह रहा है कि AB जो है अनुपात है DE, तो मान लीजिए ये अनुपात इसके होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है BC जो अनुपात है FD है, तो BC मतलब ये हुआ, BC और FD मतलब ये हुआ। अब देखिए इसको अगर बराबर आप करिएगा तो एक राउंड ऐसे घुमाइएगा, इसको इस लाइन को इधर लेकर आइएगा, तभी जाकर बराबर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो होगा वो क्या सही हो सकता है, तो यही सही होगा कि एक राउंड हैंगा घुमा देंगे तो ये हमारा B के सामने क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। आप इसको इस तरह से हम आपको घुमा कर ही बता दे रहे हैं, यही रहेगा, और यहाँ D हो जाएगा, और यहाँ पर E चला जाएगा, और F यहीं का यहीं रह जाएगा। तो ये देखिए DE भी हो सकता है, और ये हो जाएगा FD हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह है। तो आप बताइए कोण B के बराबर कोण कौन बन गया, तो कोण D बन गया। ऑप्शन खोज लीजिए, कोण B के बराबर कोण D, तो कोण B के बराबर कोण D कौन है जी, तो ऑप्शन D में सही है। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपका है, कह रहा है देखिए अनुपात दे दिया है कि एक अनुपात क्या है जी, ये अनुपात जो दिया हुआ है 1:5 है, और ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि 1:5 है, तो एरिया बताना है। AR का मतलब क्या हो गया जी, तो एरिया बताने के लिए कह रहा है। तो एरिया जो होगा क्या हो जाएगा,
तो आपको पता है कि भुजा के स्क्वायर कर देने से उसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पूछा है पी क्यू आर को ऊपर कर दिया है, यहाँ पर देखो क्यू आर का नीचे अनुपात दिया है, इसका मतलब हम इसको भी ऊपर करेंगे। तो इसको ऊपर जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा जी, 5 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, एक स्क्वायर कर दीजिए आंसर। तो 50 25, अब बट्टा में 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो 25। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि tan 90 माइनस ए, तो tan 90 माइनस ए कॉट ए। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला ही है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए ये कह रहा है कि ये दोनों समानांतर है, ई वाला का है समानांतर है। तो AD 5 दे दिया है और हाई दे दिया है 6, और यहाँ पर दिया है 8 और एकर वैल्यू नहीं दिया है, इसका पूछ रहा है। तब बताइए, ई बट्टा लगा दो, एकरा बट्टा लगा दो, एकरा नहीं पता है तो एकरा के x मान लो। तब बताइए x का वैल्यू निकालना है, तो एकरा के कहाँ लेके चल जाइएगा, तो एकरा के लेके चल जाइए कहाँ, तो एकरा के हेजन लेके चल जाइए, तो ये x हो गया। ठीक है, अब एकरा के यहाँ लेके चल जाइए, तो यहाँ जाएगा तो ही गुना में हो जाएगा, और एकरा के हटा दीजिए, गुना में है यार आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम 8 गुने 6, अब बट्टा का लिख देंगे 5। अब देखो 8 6 का 48, तो 48, अब बट्टा में कितना है 5 है, भाग तो अबे करता होगा, काटिएगा तो 5 9 45 होता है, अब बचा 3, तो 5 6 30 हो गया, यानी 9.6। खोज लीजिए ऑप्शन में 9.6 कहाँ है, तो ऑप्शन सी भेटा गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है, ये देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था? तो आप पढ़े होंगे, इथेल्स कहे थे। इथेल्स वैज्ञानिक जो हैं यही कहे थे कि अगर दो समान कोण वाला अगर त्रिभुज है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहेगा, और इसलिए उस त्रिभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं जी, तो समरूप कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से, मतलब एक वृत्त है और इसके बाहर किसी बिंदु से इस वृत्त पर हम लोग कई गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी, तो अधिक से अधिक आप 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दी गई आकृति में PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार से हैं कि APO 40 डिग्री है। तो अब APO कौन होगा, तो APO मतलब E वाला कोण 40 डिग्री है। ठीक है, तो EO वाला कोण का डिग्री होगा जी, तो 40 डिग्री। तो 40 40 80, तो ही हमारा टोटल कितना हो जाएगा जी, तो 100 डिग्री होगा। तो जब ये टोटल 100 है तो एक आधा कितना डिग्री होगा जी, तो 100 के आधा कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब यहाँ पर तनकी सा दिमाग अगर लगाइएगा आप, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब 9 और ये वाला मिला के 50, तो यानी कि क्या हो गया जी, तो 100 कितना हुआ, 40 हो गया। तब बच क्या गया जी, तो बच गया 40, यानी आंसर खोज लीजिए जौना में 40 हो, 40 ऑप्शन ए में है सही। फिर से इसको समझिए, ये त्रिभुज भी है, ये भी एक त्रिभुज है, तो टोटल कोण 180 डिग्री। ठीक है, ये जो है लंब है, यहाँ पर क्या है जी, तो ये लंब है, तो लंब है तो 90 डिग्री, एकरा के घटाओ, तो बच गया आपका कितना, तो 90 डिग्री। अब 90 में हई देखो 50 डिग्री है, तो एकरों के घटा लो, तो 50 डिग्री, तब बचेगा कितना, 40 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही सवाल को रखते हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, क्योंकि अब समय ज़्यादा हो गया और